बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो ग्रोथ यानी टारगेट जो है वही लो रखा जा रहा है, 4%। पिछले साल जो है ना, जो टारगेट रखा था उससे भी कम है। हमारे जैसे मुल्क को जिसको कम से कम 7-8% ग्रोथ की ज़रूरत है, वो टारगेट ही गवर्नमेंट नहीं रख रही। लो एक्सपोर्ट्स यानी बरामदात कम है, 30 बिलियन। ये तो पिछले मेरा ख्याल है 20 साल से इसी तरह ही चल रहा है। और टेरर थ्रेट्स हैं और रोज़ बरोज़ दहशत गर्दी का एक नया वाक़या आता है, तो फिर इन्वेस्टमेंट कैसे होगी। लेकिन एक बात और भी करनी थी कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उस पर पॉपुलेशन काउंसिल एक बन गई है, पाकिस्तान शायद नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का कहा जा रहा है, जिसमें सिपा सालार भी शामिल है। तो उसको भी देखेंगे कि ये हमारी यूथ जो है इतनी अनएम्प्लॉयड है, उसके भी मसले मसाइल अपनी जगह पर चल रहे हैं और पोलिटिकल सिचुएशन भी अपनी जगह पर। बहरहाल हमें इस पर बात करनी है। आज हमने दावत दी है, डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हैं ज़ूम पे अवेलेबल, और डॉक्टर इकराम उल हक साहब भी आएंगे, और उसके साथ डॉक्टर अख्तर शाह साहब इधर स्टूडियो में मौजूद हैं, और दानियाल शेख साहब होंगे थोड़ी देर में, वो भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले इख्तियार भाई आपके पास आएंगे। ये फरमाइएगा कि ये जो ग्रोथ है, जो शरह नमू है, इस पे टारगेट ही 4% रख दिया गया है। आपके ख्याल में ये कितनी कोई दानिशमंदी की बात है कि आप तो यानी कोई एम्बिशियस टारगेट ही रख लें। ये 2.45% से तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो ये अल्टीमेटली आपको मालूम है कि पिछले साल भी 3.7% जो है ना ये शरह नमू थी। तो ये टारगेट ही कम से कम 6% रखें किसी को आगे चलने के लिए। आपको कैसा लगता है ये मंजरनामा? मैं जरा सा आपको रियलिस्टिकली बतलाऊं, शायद मुझे आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करना पड़े। राइट। आप ये कह रहे हैं कि 6% रख लेते, पहले आपने कहा 7-8%। ग्राउंड रियलिटीज यह है कि 4% से ज्यादा जब भी जीडीपी ग्रोथ के लिए हम जाते हैं, हम लिबरल इंपोर्ट शुरू करते हैं रॉ मटेरियल की, और तो इकोनॉमी हीटअप हो जाती है। आपकी इकोनॉमी हीटअप होगी, फिर आपको भागना पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, फिर आपको मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करनी पड़ेगी, मार्कअप रेट बढ़ाने पड़ेंगे, रिजर्व मनी को रोकना पड़ेगा, तो फिर रिवर्स हो जाता है। तो आपके साथ जो अलमिया है वो ये है कि आपका जो मॉडल है इकोनॉमी का, वो 4-4.5% के ऊपर इकोनॉमी हीटअप होके आपको रुकवा देती है, जैसे गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है। आपको वो नुक्स दूर करना है जिसकी वजह से 4.5 के बाद इकोनॉमी हीटअप ना हो। वही नुक्स को जरा थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था मैं कि वो नुक्स बताइए कि वो क्या है, क्यों हम इस तरह टारगेट नहीं रख सकते। देखिए, आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेस है। जब भी आप एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करेंगे तो इंपोर्ट बढ़ेगी आपकी। इंपोर्ट में आपका रॉ मटेरियल है, डाइज है, केमिकल है, फिलामेंट यार्न है, मेन मेड फाइबर है, टेक्सटाइल की चीजें हैं, ये सब यूज होती है, ये इंपोर्ट की जा रही है। आप इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। अभी इस वक्त आपका 40 बिलियन से ज्यादा ट्रेड डेफिसिट हो चुका है, यानी इंपोर्ट आपकी ज्यादा है और एक्सपोर्ट जो है आपकी कम है। लेकिन इख्तियार भाई ये बताएं कि ये मैक्सिमम हमारा, आप तो खुद यानी टेक्सटाइल ओनर भी हैं, टेक्सटाइल और टेक्सटाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमारा सबसे बड़ा बरामदात का एक टारगेट होता है कि उनको कितना बढ़ाना है। उसमें भी बड़ा एक जमूद आया हुआ है, और उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि काटन जो है यहाँ पे वो कम पैदा हो रही है। काटन भी तो इम्पोर्ट करनी पड़ेगी ना फिर। जी, पहली चीज तो है हमने एग्रीकल्चर को इग्नोर किया। 13 मिलियन बेल्स हमारी सालाना होती थी, इस वक्त वो कम होकर 6 मिलियन बेल पे हो गई है, आधी से भी कम। इंडिया से ट्रेड है नहीं आपका, जो वाघा बॉर्डर से ट्रक और कंटेनर आ जाते थे, लिहाजा आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और आपकी इंपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ गई है, लॉजिस्टिक भी ज्यादा है, और आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके कंपीट नहीं कर सकते। आप उन्हीं कॉम्पिटिटर्स से जहां अपनी कॉटन है इंडिया में कैसे compete करेंगे। लिहाजा पहली चीज तो एग्रीकल्चर में आपने रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी यकीनी बनानी है, यह पहला पॉइंट है। दूसरी, मार्कअप रेट डबल डिजिट से ऊपर जा रहे हैं, उसको आपको कम करके सिंगल डिजिट लाना है। डिस्काउंट रेट 10.5%, 11.5% से आप ऊपर जब जाएंगे
तो वो फाइनेंशियल कॉस्ट बारे में नहीं आ रही है आपकी। यही वजह प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट भी श्रिंक हुआ है। चले लो ग्रोथ जो है ना, और गैस के रेट है, मुझे एक बात कह लेने दें सर, तीसरी चीज पावर और गैस के रेट हैं जो हमारे कंपटीटर से, पावर अब भी 15 सेंट्स है जबकि हमारे कंपटीटर का 8 और 9 सेंट से ज्यादा नहीं है। ये 3 चीजें, और चौथी चीज जो आखिरी है वो टैक्सेस है, सुपर टैक्स। अब भी हम लड़ के एक खत्म कराया है 50 करोड़ से तक वाला, और 50 करोड़ से ज्यादा वाला जो उसमें से 2% अब में कम करा सके, 10% से 8% हुआ। बहुत उस पर मेरी बहस रही है, हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस और रेवेन्यू ने रिव्यू किया था बजट। तो ये वजह जिसे एक्सपोर्ट आपके बढ़ नहीं पा रही है। आप पावर, गैस, मार्कअप, टैक्सेस, राइट, इंडस्ट्री के टैक्सेस आपको सुन के ताजुब होगा हसन बेग साहब कि इसका हिस्सा नेशनल इकोनॉमी में 21 और 22% है। टैक्स देने में ये 70% टैक्स देती है इंडस्ट्री। इसके माने अच्छा, ये जो इल्जाम लगाया जाता है, अक्सर कहते हैं ये सैलरीड क्लास जो है ज्यादा टैक्स दे रही है, और ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, सबसे ज्यादा टैक्स सैलरी क्लास का था, जो गलती हुई थी और औरंगजेब साहब ने मुझसे भी माना था, और इस बार कुछ स्लैब में कमी की है। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि क्वांटिटी में कितना टैक्स दे रहे हैं। मेरा कहने का मकसद है कि वो अपना हिस्से का 70-68% टैक्स दे रहे हैं, जबकि उनका कंट्रीब्यूशन नेशनल इकोनॉमी में 22% है। जबकि एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी 22% है, 21%, लेकिन वो टैक्स दे रहे हैं 1%। लिहाजा आप खुद देखें डिस्टॉर्शन कितना ज्यादा है। लिहाजा हमें टैक्सेस को इंडस्ट्री पे से कम करना पड़ेगा। हमें 8-9 सेंट्स पे पावर चले अख्तियार भाई, टैक्स पे बात कर लेते हैं। इससे पहले एक्सपोर्ट्स पे हम जो बात कर रहे हैं, आपने फरमाया कि एक्सपोर्ट्स इस वजह से नहीं बढ़ रही, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन की बात हो रही है, बढ़ती हुई आबादी। आपको पता है यूथ बल जितना बड़ा है, और यूथ के हवाले से आपको मालूम है कि अनएम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम है, और ये यूथ वो है जो बुनियादी तौर पर आई टी रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर और सारी चीज़ें उसमें बड़े आगे जा सकते हैं, ई कॉमर्स में बहुत आगे जा सकते हैं। उन गरीबों के लिए ये टैक्स फ्री क्यों नहीं किया जाता, उनको फैसिलिटेट क्यों नहीं किया जाता, जिसमें इतना बड़ा पोटेंशियल है कि आप जो है, मेरा ख्याल है विद इन 5 years कोई 100, 150 या 200 बिलियन डॉलर तक आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो उस पर गवर्नमेंट क्यों जोर नहीं देती? देखिए, इस वक्त आईटी की एक्सपोर्ट $4 बिलियन से बढ़ गई है, राइट, और उसमें फ्रीलांसर्स की एक्सपोर्ट 1 बिलियन है। ये जुमला आपके लिए बड़ा अहम जुमला होना चाहिए। 1 बिलियन ये वो फ्रीलांसर्स हैं, वो यूथ हैं जिन्होंने अपने जराए से अपने तौर पे ऑर्डर पकड़ के रात भर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे यहाँ पे जॉब ऑर्डर कर रहे हैं, और वो उसकी फिगर 1 बिलियन पहुंच गई है, जो बड़ी हौसले अफजा है। अब आईटी में जो लेना देना था वो तो लड़ा के पाशा ने, हम लोगों ने दिला दिया है। 50% एक्सपोर्ट प्रोसीड जो है वो रिटेन कर सकता है आईटी की कंपनी। यानी अगर आपके पास $1 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है तो $500 मिलियन आप अपने पास डॉलर में रख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, टैक्स जो है वो 1% कर दिया है। तो मैं समझता हूँ टैक्सों की मद में तो जो कुछ करना था उन्होंने कर लिया है। अब लेकिन टैक्स फ्री क्यों नहीं कर देते, उनके लिए माहौल क्यों नहीं पैदा करते? वो कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि ये जो यहाँ पे अकाउंट्स खोलने होते हैं, बैंक अकाउंट्स, उसका बड़ा इशू है। ये बच्चे जो हैं बहुत सारे शिकायत करते हैं कि उनको तो किसी दोस्त को, किसी यार को, किसी रिश्तेदार को बाहर कहना पड़ता है, क्योंकि पेमेंट्स का मसला होता है। तो वो कोई अमेरिका में, कोई दुबई में, कोई इंग्लैंड में, लंदन में अपने अकाउंट्स खुलवाता है इस ई कॉमर्स को रेगुलेट करने के लिए, उसके लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पेपाल से भी लेते थे। पेपाल जो है प्रो बायर होता है, वो रोक देता था, ब्लॉक कर देता था, बड़ी तकलीफ थी। लेकिन ये उस वक्त था जब 50% रिटेंशन अलाउ नहीं थी और जब टैक्स ज्यादा था। अब टैक्स 1% हो गया, वो भी इसलिए रखा है कि अगर 0 कर दिया तो बाहर से पूरी ब्लैक मनी यहाँ पे भेज देंगे आईटी के नाम पर, और वो अकाउंट फॉर हो जाएगी व्हाइट मनी के तौर पे। ये सब चीजें हैं
जो देखते हैं। लेकिन पॉपुलेशन का जो आपने कहा है कि 24 करोड़ 25 करोड़ की पॉपुलेशन में हर साल ग्रोथ है 2.55% की, जिससे 6 मिलियन लोग यूथ हर साल जो है वो बल जो है वो आ रहा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जिनको हुकूमत का काम है इख्तियार भाई, आपने रोजी ब्लैक देना। मनी की बात की है, जो ये यूथ के हवाले से और अकाउंट्स के हवाले से ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तो क्रिप्टो में कारोबार करना चाह रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बन गई है, और ये जो क्रिप्टो है, आपको मालूम है अभी का ये जो ताज़ा लाहौर का स्कैंडल है वो भी क्रिप्टो से कहीं ना कहीं रिलेटेड था। ये बताएगा कि ये क्रिप्टो जो है ये कितना बड़ा सबब है ब्लैक मनी को एक्सपोर्ट करने में और इंपोर्ट करने में। देखिए, क्रिप्टो मेनली जो है लोग कर रहे थे, यहाँ से ट्रांसफर हो रही थी क्रिप्टो के जरिए, दुबई में प्रॉपर्टीज ली जा रही थी वगैरह वगैरह। उसके बाद हमने स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में बुलाया, गवर्नर स्टेट बैंक ने, उनके डायरेक्टर ने कहा कैटेगोरिकली इट इज नॉट लीगल। हमने इनको रेगुलाइज नहीं किया है, हमने इसके लिए रूल्स बना रहे हैं। फिर बाद में ये पता चला क्रिप्टो काउंसिल बनी, बिलाल साहब को उनका सीईओ बना दिया गया। फिर बिलाल साहब ने ये कहा कि हम क्रिप्टो में रिजर्व्स लेकर आएंगे, लेकिन क्रिप्टो में मार खाई है हमारे नौजवानों ने। और वो लाहौर वाली भी बात जो आप कर रहे हैं वो भी उसी एक मिसाल है कि जिसमें क्रिप्टो में 10-15 लाख डॉलर जो हैं उनके उड़ गए। वो अब क्रिप्टो की करेंसी के स्टेट बैंक ने ऑफिशियली ट्रांजैक्शन अभी तक अलाउ नहीं करी है, उसके लाइसेंस नहीं दिए और उसके बायलॉज बन रहे हैं। एसईसीपी अपना इसमें मैकेनिज्म बना रही है, क्योंकि क्रिप्टो में ये एफएटीएफ के अंडर में आता है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग बहुत आसानी से हो सकती है। ये डिजिटल आपकी करेंसी है, वर्चुअल आपकी करेंसी है, और इसमें अगर आपने स्ट्रॉन्ग निटेड बायलॉज रूल्स नहीं बनाए तो इससे मनी लॉन्ड्रिंग काफी हद तक हो सकेगी। और यही हमारा खतरा तो यही है कि ये क्रिप्टो के जरिए जो है ना बहुत सारे स्कैंडल्स भी बनेंगे। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन इख्तियार भाई, आपका टाइम भी बड़ा कीमती है, आपने स्टैंडिंग कमेटी में भी जाना है, आई नो। ये फरमाइएगा कि अभी पॉपुलेशन काउंसिल बड़े अरसे बाद जो है ना ये आबादी के हवाले से काउंसिल काली तरतीब दी है, जिसमें हमारे सिपा सालार भी शामिल हैं और सारे प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर शामिल हैं, आपके नॉलेज में है। ये बताएगा कि हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट इसकी हैसियत है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे कंसेप्ट जो है, जब भी ये पॉपुलेशन के हवाले से आता है तो यहाँ पे एक हमारा ख़ास तबका जो है उसकी मुखालफत शुरू कर देता है कि ये खुदा ना खास्ता हम तो किसी ऐसी चीज़ को, डिवाइन चीज़ को चैलेंज करने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि ये बताएगा कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए। पॉपुलेशन हमारे लिए एक हैजर्ड है। हमारी ग्रोथ 2.55% विच इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोथ हमारे रीजन में पाकिस्तान की है। और हमारा इसमें जो तकरीबन 60 लाख आदमी हर साल इसमें आ रहे हैं। आपकी जब जीडीपी ग्रोथ 3% हुई है और 2.55% पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो आपकी ग्रोथ तो जीरो हो गई है। सही। आपको पॉपुलेशन को दूसरे ममालिक करिए, जब उन्होंने माशी तौर पे तरक्की जब तक नहीं कर ली, उन्होंने रोक के रखा था, जैसे चाइना ने रोका हुआ था। और बहुत सारी कंट्रीज हैं, अब वो आप अलाउ कर रहे हैं कि आए लोग और हम पासपोर्ट भी देंगे। लेकिन जब तक इकोनॉमी उनकी कंसोलिडेट नहीं थी, उन्होंने इस पर पॉपुलेशन के ऊपर एक कंट्रोल अपने लगाया था। लेकिन हमारे मुल्क में मैं खुद पोलियो मुहिम में और पॉपुलेशन के लिए अपने हलके में हमारे ख़वातीन वर्कर्स हैं, वो जाते हैं, बतलाते हैं। तो अभी तक लोगों का कंसेप्ट ही नहीं हुआ है। हमारा मज़हब ये बतलाता है कि जी ये खाना तो आने वाले बच्चों को ऊपर वाले ने देना है। और फिर बाकी मराद के लिए जब सवाल पूछा जाता है कि कपड़ा, तालीम, सेहत, आपके अगर 10 बच्चे हैं तो किस तरह से इन ज़राए और वसाइल में आप कर सकेंगे, तो जवाब नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ इसकी एक मुहिम
जिस तरह से पॉपुलेशन की चलानी चाहिए। लेट्स होप कि एक कामयाब मुहिम चले ताकि हम एक बड़े इश्यूज के साथ जो है ना यहाँ पे रह रहे हैं। सॉरी, मैंने आखिरी क्वेश्चन कहा था, इसको सेकंड लास्ट कर लें। तो इख्तियार भाई, आपका टाइम कीमती है, सिर्फ एक जवाब दीजिएगा। ये जो प्रॉपर्टी पे कोई टैक्सेस थोड़े से इन्होंने कम किए हैं, लेकिन ये जो व्हीकल्स हैं, ये जो टोकन टैक्स हुआ करता था उस पर वैल्यूएशन जो है ना वो रख दी गई है और उस पर टैक्स ले गए। ये दोनों इशूज जो है ना, एक तो ग्रोथ से रिलेटेड है, जो प्रॉपर्टी का है, आपको लगता है कि वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, और दूसरा ये जो डिस्क्रिशन जो ईटीओ के पास हो जाएगी, जो उस पर कितना कोई टैक्स आ सकेगा, ये तो कोई करप्शन के लिए सेक्टर में तमाम लोग, चाहे हुकूमती लोग थे या हमारी स्टैंडिंग कमेटी के लोग थे, जो एमएनएज हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सब प्रो इस बात के थे कि जो अभी गल्फ ममालिक में ये डेबिकल हुई है और लोग अब पैसे वहाँ से निकाल के सेकंड अल्टरनेटिव बेहतर महफूज जगह ढूंढ रहे हैं। कोई सिंगापुर की बात कर रहा है, कोई मलेशिया की बात कर रहा है। तो पाकिस्तान में ये पैसा आना चाहिए, ये मैंने खुद एडवोकेट किया। मैं एक जुमला कहता रहा फ्लोर के ऊपर भी बजट की स्पीच में कि आप दरवाजा खोलें उन लोगों के लिए जिनके ये पैसे वो लेके आना चाह रहे हैं। दरवाजा नहीं खोल सकते तो खिड़की खोल दें कम से कम, ताकि ये खिड़की तो इख्तियार में आपने खुलवा दी है। होपफुली कोई उसमें कंट्रीब्यूशन भी होगी, ग्रोथ में भी आएगा। ये जो गाड़ियों की वैल्यूएशन जो है, इसमें भी बताइए। मुझे सिर्फ एक बात बता दें, इसके ऊपर उन्होंने बायर्स का विदहोल्डिंग टैक्स प्लॉट का और प्रॉपर्टी का आधा कर दिया है, सेलर का भी प्रॉपर्टी विदहोल्डिंग टैक्स आधा कर दिया है। E7 क्लॉज था वो खत्म कर दिया है, जो 1% चार्ज करते थे एक प्रॉपर्टी से ऊपर। ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत खुश हैं इस पे। मैं समझता हूँ अब एक फजा बनी है, पैसा आएगा और उसे हम सबसे ज्यादा मुस्तहिक पाकिस्तान है इन पैसों का, इन डॉलर्स का। इसके बजाय वो कहीं और इन्वेस्ट करें। और उन्होंने देख लिया कि ये पैसा पाकिस्तान में फिर भी महफूज है, वो पैसा उनका अपना है। यहाँ से कोई नहीं कहेगा कि इसको आप उठाओ और लेके जाओ। तो मैं समझता हूँ ये सही फैसला था रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर, जो रिलीफ और जो वेल अप्रिशिएटेड। सिर्फ गाड़ियों के ये जो टोकन टैक्स था, जो 4-5 हजार, 6 हजार, 10 हजार जो भी था, लेकिन ये गाड़ी का सिर्फ इस्लामाबाद का, आपके शहर का किया है। हाँ। आप अमीर लोग जहाँ रहते हैं, ये इस पे हमने उनसे बात की थी, ये सिर्फ इस्लामाबाद का टूल लगाया है। और उनका हिसाब से जो साहब आए थे एक्साइज टैक्सेशन वाले, ये कहना था कि ये पिछले 4-5 सालों का इन्फ्लेशन अगर हम ऐड करें तो ये फिगर बनती है। नहीं, वैल्यूएशन कैसे होगी? वालों को मुबारक हो। ये वैल्यूएशन कैसे होगी इख्तियार भाई? ये डिस्क्रिशन नहीं आ गया ईटीओ के पास के यहाँ पे एक गाड़ी एक्सीडेंटेड है, वो 30 लाख की है, वो कहे ये 80 लाख की है, तो फिर क्या बनेगा? जी, डिस्क्रिशन का मैं खिलाफ हूँ। डिस्क्रिशन में यस भी हो सकता है, वही चीज नो भी हो सकती है, और वहां पे फिर मैनिपुलेशन शुरू होता है, ब्राइब, करप्शन शुरू होता है। मैं डिस्क्रिशन के बिल्कुल खिलाफ हूँ। चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में वाज़ेह हो, या ये हो सकता है लॉ के तहत, या लॉ इसको इजाजत नहीं देता, बस तीसरी चीज कोई नहीं। बिल्कुल, आपने वेल अप्रिशिएटेड। ये आप जो है ना कौमी असम्बली के मेंबर हैं, और कौमी असम्बली सारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, सबसे पहले कैपिटल को करती है। आप भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितना कोई और एमएनए हो सकता है इस्लामाबाद का। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया इख्तियार भाई, बहुत मेहरबानी। वेलकम टू द शो जी दानियाल शेख साहब। दानियाल शेख साहब ने नाजरीन हमें ज्वाइन किए। ये सियासत पे भी इनकी बड़ी गहरी नज़र है और सोशल इश्यूज़ पे भी आज हमने उनको भी शामिल किया है। और थोड़ी देर में डॉक्टर इकरामुल हक साहब के पास भी जाएंगे अगर अवेलेबल हुए, और डॉक्टर अख्तर शाह साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, इख्तियार भाई ने जाना था इसलिए हमने वो स्टार्ट कर लिया। ये बताइएगा कि अगेन वही क्वेश्चन जो मैं कर रहा था, ये जो यानी शरह नमू का टारगेट ही 4% रख दिया गया है, बहुत सारे फैक्टर्स तो इख्तियार भाई ने बता दिए। आपके जहन में कुछ समझ आता है कि ये क्यों इस तरह हम रोज़ बरोज़ नीचे से नीचे होते जा रहे हैं? देखें जी, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता, मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। पहली बात यह है कि आपको अपने हिसाब से चीज़ें असेस करनी है। बिल्कुल ठीक है।
आपकी इकोनॉमी के अंदर एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी आपको खुद क्रिएट करनी है। अगर आपने ये कहा इंपोर्ट्स आपकी बढ़ेंगी, तो देखें आपकी कुछ फिक्स इंपोर्ट्स हैं। मसलन आप ऑयल सेक्टर में जाएं, पेट्रोलियम सेक्टर की मैं बात करूं, तो वो $18 बिलियन से ऑलरेडी आपका वो एक फिक्स कास्ट है। 26% ऑफ द टोटल जो इंपोर्ट्स हैं उसमें आएगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपको हर हाल में देना है। फिर आपकी दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपकी जो इंपोर्ट्स फिक्स नेचर की हैं सही, वो आपको करनी है। तो अगर आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, प्रोडक्टिव बेस बनाने के लिए आपको मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो आप एडिशनल कर लें। और अगर आपने कोई चीज़ें मैनेज करनी है तो विद इन द एग्जिस्टिंग किटी, अगर आपके पास 10 ऑप्शन हैं, 10 में से वो वाली करें कि जो प्योरली कंज्यूमर बेस्ड है और जो प्रोडक्शन रिलेटेड है, तो आप उस ऑप्शन की तरफ उसको मत कट करें। एक तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहूँगा कि इकानमी हीट अप वाली बात मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। ठीक है, ये तो आप तक आप किधर उसको हीट अप कहना चाह रहे हैं। नहीं, आप अगर ज्यादा कमा रहे हैं, अगर आपकी एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो रही हैं तो इंपोर्ट भी ज्यादा होगी। तो लेकिन असल बात तो ये है कि आपकी जो यानी वो है डॉलर टर्म्स में आपकी इनकम ज्यादा है, तो ज़ाहिर है आप फिर खर्च भी ज्यादा करते हैं। मैं ज़रा थोड़ा सा गुजारिश करना चाह रहा था कि उसमें अगर आप ये देखें ना, आपको इकोनॉमी के अंदर आप ये समझते हैं आपकी बाइंग पावर इतनी नीचे चली गई है कि आपका इन्फ्लेशन किधर जाएगा। और वो आपके जो फिगर काउंट हो रहे हैं वो आप बेसिकली प्रॉब्लम आपके पास ये है कि डिस्पोजेबल इनकम लोगों की है ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है आपके पास। ऑलरेडी जो ट्रैप है, जो लोकल लेवल पे डेट का ट्रैप वो बढ़ रहा है। तो इस लिहाज से आपकी इकोनॉमी का फिर एक चीज़ जो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, मैं ये समझता हूँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, उस पहलू को हाईलाइट नहीं किया जा रहा है या इसको स्ट्रेटेजिक लेवल पे देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको टेक्निकल लेवल पे एनालाइज करने की ज़रूरत है। ऑल्दो क्रेडिट मैटर्स, ये बिल्कुल आप मैं गुजारिश करना चाह रहा था कि क्रेडिट ऑलवेज मैटर करता है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसको क्रेडिट चाहिए। अब उसका सबसे बड़ा कंपेटिटर है आपका गवर्नमेंट सेक्टर। 74% जो क्रेडिट है आपका मार्केट से गवर्नमेंट उठा रही है, बैंकिंग सेक्टर का। $50 ट्रिलियन आपके पास रुपीस पड़ा है, उसमें से 37-38% गवर्नमेंट ने उठा लिया। पीछे प्राइवेट सेक्टर के पास क्या बचेगा? बैंकर्स के लिए ये बेसिकली सिक मैन पॉलिसी होती है कि रिस्क के वर्ष है कि गवर्नमेंट को सिर्फ उन्हें टेबल पे नेगोशिएट करना है। आई एम शॉक्ड, एक तरफ कहा जा रहा है जी आप इंटरेस्ट रेट ऊपर करेंगे जी, इकोनॉमी में आपने कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी करनी है, और दूसरी तरफ वो इंटरेस्ट रेट आप इतना हाईएस्ट ऑफर करके खुद बारो कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? मुझे तो मेरे पास कह रहे हैं, तो इसलिए आपको ये चाहिए कि आर्गुमेंट हीट अप वाला है, ये तो बात समझ नहीं आती। आप ये नहीं है, ये जो यूथ की मैंने बात की है, आप यूथ को अगर आप ये टैक्स फ्री कर देते हैं, ये जो आईटी एक्सपोर्ट्स है सारे, उसमें तो क्या आपकी इनकम ही आनी है, देखिए मैं यही तो अर्ज करना चाह रहा हूँ। एक तो मैं थोड़ा सा अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि हम क्योंकि जॉइंटली डिस्कस भी करते रहे, तो हमारी 4 प्रपोजल्स जो हमने काफ़ी टाइम से, क्योंकि आपका एक प्रोग्राम है, तो हम ये इनिशिएट कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो 4 प्रपोजल अभी तक फोरम पे अडॉप्ट हो चुकी हैं आपकी इकोनॉमी में। एक ई कॉमर्स से रिलेटेड हमने थ्रू आउट वो करते रहे, आपकी भी और बाकी भी सिस्टम की कंट्रीब्यूशन है। दूसरा हम ये कहते रहे हैं कि इंटरफेस जो है वो उसको ख़त्म करें। चलें, इट्स अ स्टार्ट। FBR से उन्होंने ऑडिट साइड से किया। इसी तरह तीसरा आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जो एक स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी इनको दी थी मिडिल ईस्ट क्राइसिस को कॉन्फ्लिक्ट में, तो उसमें भी एक बेहतर होगा क्योंकि आपके जो लोग वहाँ पे इन्वेस्टर आएंगे। और चौथा आपके फ्लैट रेट जो हमने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किया था मैंने KP गवर्नमेंट में, और बहुत सक्सेसफुल रहा था। अभी आपने रिटेलर्स पे जो फ्लैट रेट 25,000 रुपये का किया है, तो वो मैं ये समझता हूँ कि इंटरफेस भी नहीं होगा और उसमें कास्ट ऑफ डिस्टॉर्शन नहीं होगी। अलबत्ता उसको एक चीज़ ज़रूरत है कि आप मंथली बेसिस पे कर लें। मंथली बेसिस करेंगे तो दुकानदार के लिए 2,000 रुपये जमा कराना बहुत आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। लेकिन बिसाइड दैट, जो पहली बात आप कर रहे थे इकोनॉमिक ग्रोथ में मैं आऊँगा। आपको इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नंबर 1 आपकी HR के लिए आप
पॉलिसी क्लियर कट बनाया है। आपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर की रिटेंशन करनी है, उसकी कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को रिड्यूस करना है, उसको आपने हर साइड पे फिर क्रेडिट की अवेलेबिलिटी आपने करनी है, फिर टेक्नोलॉजिकल आपने एम्बेडिंग करनी है, क्योंकि अभी तक यही आपका बेस जो है बेसिकली जाएगा, आपकी एक्सपोर्ट को भी इम्प्रूव करेगा, क्योंकि अभी आप टेक्नोलॉजी के 6th लेवल पे हैं, बॉटम पे, लोएस्ट लेवल पे आप बैठे हुए हैं दुनिया में अगर आप कंपैरिजन करें। अमेरिका आपका डॉक्टर साहब आते हैं, दानियाल शेख साहब काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। दानियाल भाई ये बताएं कि आपका तो सियासत से बड़ा ताल्लुक़ है और यहाँ पे सियासी हलचल जो है ना वो काफ़ी अरसे से है, जब से इलेक्शन हुए हलचल है और दरमियान में कोई ठहराव आ गया, हमारी जंगें शुरू हो गई और उसमें हमारे बड़े अच्छे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और अभी हम सालिस भी बन गए एक बड़ी जंग के। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे। तो आपको ये जो सुहेल वड़ाई साहब के कालम से लेकर आज तक एक ख़ास किस्म की एक बेचैनी चल रही है कि जी गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही। हम इकानमी पे बात कर रहे हैं, बार बार कहते हैं कि जी इकानमी तो तरक्की नहीं कर रही। टारगेट जो है 4% रख दिया गया है जीडीपी ग्रोथ का, इकनॉमिक ग्रोथ का। तो कमाल है, गुर्बत जहाँ पे रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। मैं इस्लामाबाद जैसे शहर में भी निकलता हूँ तो सड़कों पे लोग, हम सुनते थे कि इंडिया में दिल्ली में भी सोए होते हैं, बम्बे में भी बाहर सोए होते हैं, अब इस्लामाबाद में मैंने देखे हैं रात को गरीब लोग सोए होते हैं। तो आपको क्या सिचुएशन लगती है सियासी हवाले से कि कोई यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट आ रही है या कोई प्रॉब्लम होने वाला है, या ये है कि कोई बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं और इसी तरह चलती रहेंगी? सर आपने बात की ना, देखिए सियासत और मईशत तो हैंड इन ग्लव है। बिल्कुल, ठीक है। लोग जब खुशहाल होंगे तो गवर्नमेंट कामयाब है, लोग बदहाल हैं तो गवर्नमेंट, और उसके अब हम जिस तरह लोग तो कोई खास खुशहाल नहीं है। लेकिन अभी सर शाह साहब जिक्र करते हैं ना, जो रिटेल सेक्टर के ऊपर एक टैक्स है, वो क्यों कामयाब है? राइट, वो इसलिए कामयाब है कि उसके अंदर स्टेक होल्डर्स को इंगेज किया गया, नॉट जस्ट एग्जीक्यूशन में, डे फर्स्ट से उन्होंने ओनरशिप ली। अब आप बात कर रहे थे पॉपुलेशन कंट्रोल की, यकीनन इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू, इस वक्त नहीं बल्कि कोई फॉरेन डॉक्टर्स 70s में पाकिस्तान आए थे, बाद में मैंने उनकी स्टडी पढ़ी थी, उन्होंने कहा था पाकिस्तान को और कोई खतरा नहीं है सिवाय उसकी पॉपुलेशन का। मतलब ये इतना बड़ा खतरा है कि बाकी सारे खतरे, बड़ा स्टेप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ले लिया है। कल एक वो पॉपुलेशन काउंसिल बन गई है और जिसमें आपको पता है कि जो हमारी यहाँ पे स्टेबिलिटी का या परफॉर्मेंस का जो वो गिना जाता है, उसमें जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब उसको चेयर करेंगे तो उसमें हमारे सिपा सालार भी एक मेंबर होंगे। तो इसका मतलब है कि ये कोई एक बहुत बेहतर चीज़ होने वाली है। लेट्स होप। सर इसमें थोड़ी सी मैं एडिशन करूँगा, अगर इसको वाकई इन्होंने कामयाब बनाना है, जिस तरह मैंने स्टेक होल्डर्स की बात की, जिस तरह FPR ने रिटेल के जो नुमाइंदे थे रिटेलर्स के उनको इंगेज किया, इसी तरह क्योंकि हम 97% मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो जो अकाबरीन हैं, उलमा हैं, जब तक उनको इंगेज ना किया जाए और वो इसको लीड ना करें तो ये वही होगा जो पोलियो वाला सिचुएशन है। ये बड़ी अच्छी आप प्रपोजल दे रहे हैं बुनियादी तौर पे। जब तक आप, क्योंकि यहाँ पे जो कंसेप्ट है सही या गलत वो रिलेटेड इसी से है कि जी ये शायद हम गलत करेंगे अगर ये प्लानिंग, हालांकि पॉपुलेशन प्लानिंग शुरू से ही था और प्रिवेंटिव मेजर्स जो है ना, मेरा नहीं ख्याल के कोई खुदा न खास्ता इस्लाम के खिलाफ जाते हैं। सर ये आपके या मेरे कहने से इसकी कोई वक़्त नहीं है। हाँ, जब तक कोई बड़े मुफ्ती साहिबान इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। देखिए इसमें मसला क्या है, अब मैं बड़े मुफ्तियों की बात नहीं करता, मैं क्योंकि इतिहाद से तलक रखता हूँ। हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में जो मस्जिद के मौलाना साहब हैं, सही, वो लिखते तो मुफ्ती हैं लेकिन उनसे अक्सरियत मैट्रिक या FSC भी नहीं होते हैं। सही। वो बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं और वो जैसा कहते हैं प्ले टू द गैलरीज, वो जो पॉपुलर सेंटिमेंट देखते हैं और वो गवर्नमेंट के खिलाफ बात करके। एक बड़ा अच्छा काम हुआ है, इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल ने ऑलरेडी इस चीज को एंडोर्स किया हुआ है कि ये कोई गलत नहीं है, कोई गैर इस्लामी नहीं है अगर आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं। इंडोर्स करने से सिर्फ ये मामला हल नहीं होगा जब तक उनके जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, वफाकुल मदारिस के जो बड़े उलमा हैं या जो असर रसूख रखते हैं, फिर तमाम मरतबा फ़िक्र के, जब तक उनको इकट्ठा नहीं किया जाएगा, उनकी ये अगर वो इसमें लीड रोल लेते तो इसका देखिए सबसे बड़ी इसका जो है ना, मुझे कहा जा रहा है कि डॉक्टर इकरामुल हक साहब ऑनलाइन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
सर हम बेसिकली इकानमी के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं और आपसे ज़्यादा बड़ी अथॉरिटी कोई नहीं है इकानमी पे। ये फरमाइएगा कि हमारा ये कल एक बड़ा अच्छा एक कदम गवर्नमेंट ने उठाया है, उसमें पॉपुलेशन काउंसिल एक बना दी है जो कि पॉपुलेशन के मसले को वो जाके एड्रेस करेगी। तो आपको ये कदम कितना बड़ा कदम लगता है, जिसमें सिपा सालार को भी मेंबर बनाया गया है और वज़ीर-ए-आज़म साहब चेयर करेंगे, तो आपको कितना लगता है, क्योंकि यहाँ पे एक ख़ास किस्म का कंसेप्ट भी पाया जाता है। मैं अभी दानियाल शेख साहब हमारे साथ यहाँ पे हैं जो बेसिकली पॉलिटिकल ख़ानदान से हैं और पॉलिटिक्स को बड़ा बेहतर समझते हैं, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे स्टेक होल्डर जो है ना, जो यहाँ का मौलवी है वो बड़ा ज़रूरी है, उनको सेटिस्फाई करना। हालांकि आइडियालॉजिकल इस्लामिक आइडियालॉजिकल काउंसिल ने ऑलरेडी इसको एंडोर्स किया हुआ है प्रिवेंटिव मेजर्स को, तो वो कहते हैं उनको ऑन बोर्ड लेंगे तो फिर कामयाब होंगे। तो आपको कैसा लगता है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए? जी शुक्रिया। देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल को हम सिर्फ आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। कई मुल्कों ने बड़ी पॉपुलेशन के साथ बड़ी तरक्की की और अपनी पॉपुलेशन को कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की। फिर उन्हें ख्याल आया कि तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने से लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है, फिर उन्होंने वो पाबंदी उठा ली। अब इल्म हासिल करें चाहे चीन में जाना पड़े, जाहिर है असल तो लोगों को ये कॉशियस करना, उनको शऊर देना कि वो अगर बच्चे पैदा करेंगे तो वो उनकी जिम्मेदारी भी होगी, ना कि हम गुर्बत को इतना बड़ा मसला बना ले। क्योंकि देखिए, गुर्बत तो कुफर के करीब ले जाता है। अब हमने तो ये किया है कि आम इंसान की जिंदगी इतनी मुश्किल बना दी है कि वो समझता है कि अगर 8-10 बच्चे होंगे तो मैं उनसे लेबर लूंगा। अगर इस कॉन्सेप्ट के साथ बच्चे पैदा करें तो रियासत की तो दूर बढ़ने की बात है। अब मैंने जिस मुल्क की तरफ इशारा किया था भी, आपको पता है कि चाइना के अंदर 800 मिलियन लोग सतह गुर्बत से नीचे। आफ्टर ऑल ये वर्ल्ड बैंक भी मानता है, चाहे निज़ाम के साथ उनका कितना भी क्लैश हो, कि पूरी दुनिया में किसी ने ये मुआवजा नहीं किया है इस मॉडर्न जमाने में किसी भी मईशत के निज़ाम के तहत जो कि चाइना ने किया कि 800 मिलियन लोगों को सतह गुर्बत से ऊपर लेकर आए। अब हम तो जो हमारे पास 60 इस वक्त फीसद हमारे यूथ है, बल्च है, उसको अगर हम ट्रेन करते तो पाकिस्तान तो बहुत तरक्की कर जाता। हमें तो तवज्जो ही नहीं है अपने ह्यूमन रिसोर्स की तरफ। सबसे बड़ा पाकिस्तान में जो क्राइसिस है मेरी नजर में वो ये है कि हमने अपनी आबादी पे कोई तवज्जो नहीं दी कि उनको सिविक सेंस सिखाना है। उनको शुरू में प्राइमरी तालीम, बाहर के मुल्कों में उनके टीचर PhD होते हैं, क्योंकि वहीं से जो इंसानी सवालात ज़हन में पैदा होते हैं उनके जवाबात तसल्ली बख्श देना, उसको बच्चों के फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए तैयार करना। और ये कॉल तो हम सब ने सुन रखा है कि बच्चों को अपने ज़माने का इल्म ना सिखाओ। इसमें बड़ी विजडम थी कि उनके चैलेंजेस नए होते हैं, उनको आने वाले ज़मानों के लिए तैयार करना चाहिए, उनको जदीदियत की तरफ लेकर जाना चाहिए। मगर हमने अपना विरसा, जो इस्लाम एक ज़माने में जब उसके पास पावर थी तो उसने दुनिया के बेहतरीन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पैदा किए, उसने दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट इंग्लिश में पैदा किए, उन्होंने दुनिया को वो नॉलेज दिया जिससे वेस्ट तो उस वक्त डार्क एजेस में था, बाद में उससे वो मुस्तफीद हुआ। तो हमारे पास तो म्याना रवि के म्यार और म्याना रवि से सर आप सही फरमा रहे हैं। ये बताइएगा कि ये पॉपुलेशन से रिलेटेड फिर एक और चीज़ पैदा होती है। हम यहाँ पे एक्सपोर्ट्स को भी डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे यूथ जो है पॉपुलेशन के साथ है और यूथ बल्ज बहुत बड़ा है और वो सारे बच्चे वो हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं और यहाँ पे वो चाहते हैं कि कोई काम करें, और उसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है आपको मालूम है वो IT और IT एक्सपोर्ट्स में ऑलरेडी है। वो घरों में बैठे हुए काम कर रहे हैं और हम हमेशा अपने प्रोग्राम में इस चीज़ को प्लीड करते रहे हैं कि जी ये टैक्स फ्री किया जाए इस शोबे को, सो दैट कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े। तो ये फरमाइए कि ये जो IT सेक्टर है और ये जो यूथ है, इसके लिए कुछ सहूलतें अगर पैदा कर दी जाएं। ये जो हमारी स्टेगनेंट एक्सपोर्ट्स हैं, बरामदात जो 30 बिलियन पिछले कोई मैं 20-25 सालों से देखता हूँ 30 बिलियन के राउंड ही होती हैं। ये फरमाइएगा कि इस यूथ के थ्रू इस पॉपुलेशन का फ़ायदा उठाते हुए चलो आगे यूथ जो है उसको कंट्रोल कर लें, लेकिन ये यूथ जो अभी मौजूद है इसको एक्सपोर्ट्स पर्पसेस के लिए, IT एक्सपोर्ट्स के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? बेहतर एक पॉलिसी नहीं बन सकती? जी बहुत उम्दा आपने जो पॉइंट उठाया है उनके मेरे दिल के बहुत करीब। आप तो हार्वर्ड में, MIT में, ऑक्सफोर्ड में की दुनिया की आप बड़ी जो यूनिवर्सिटियां हैं उन्होंने फ्री कोर्सेज रखे हुए।
तो अगर आप उनकी सर्टिफिकेशन ले लें और वो सिर्फ आपको एक कंप्यूटर या एक सब्जी के लैपटॉप चाहिए और एक छोटा सा वो चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे उनकी जो हमारे भी इनकलाब ला सकते हैं। अगर मसाजिद के अंदर जाहिर है कि नमाज फजर से और जोहर के दरमियान तो कोई काम नहीं होता है, अगर वो बच्चे वहाँ प्राइमरी तालीम हासिल करते, वहाँ उनको हम कंप्यूटर सेंटर्स बना देते, वो अपने उनको कंप्यूटर में देखिए, असल मसला तो ट्रांसपोर्टेशन का भी है ना पाकिस्तान में। कौन सी पब्लिक अगर वो अपने घरों से उठकर मस्जिद में आकर तालीम भी हासिल कर लेते और ये जदीद तरीके से ये सर्टिफिकेशन कर लेते तो आज पाकिस्तान का नक्शा कुछ और होता। हमने मसाजिद को किस मकसद, वहां पे तो उनके बाथरूम में जाना भी मुश्किल होता है। और मैं दुनिया के जब बाहर के मसाजिद में जाता हूँ नमाज पढ़ने के लिए तो वो तो एक जबरदस्त कल्चर सेंटर होते हैं, उसी के अंदर लाइब्रेरी, उसी के अंदर जिम भी है, उसके अंदर जो है वो ये IT की ट्रेनिंग भी हो रही है। तो वो भी तो हमारे भाई लोग ही वहाँ गए हुए ना, वो वहाँ मस्जिदें जाके अंग्रेजों ने कहीं बनाई। अगर आप लॉन्ग आइलैंड पे चले जाएं तो दूर दराज न्यूयॉर्क में वहाँ मैं 12 सेंटर ऐसे पाता हूँ और वो लड़कों ने बेहतरीन वहाँ पे IT की ट्रेनिंग हासिल की है। तो ये जो हमने उनको 35,000 तनख्वाह दी या उनकी जिंदगी अच्छी करे, तो वहाँ एक टीचर भी मुकर्रर करते जो इस के दरमियान जो टाइम मैंने अर्ज किया, एक बिल्डिंग्स भी आपके पास मौजूद है, कोई मसला भी नहीं है, बच्चों को कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। और वो टीचर उनको जो है वो सिविक जो मैंने कहा तमीज है, जिंदगी कैसे गुजारनी है, सिविक सेंस अब हमारी खत्म ही होती जा रही, वो पढ़ा दे, IT पढ़ा दे तो इंशाल्लाह ताला। क्योंकि अब ये फॉर्मल एजुकेशन के मैंने BA करना है, MA करना है, ये छोड़ देना चाहिए। अब आज की दुनिया स्किल पे वो कहते हैं आपके पास कौन सी स्किल है, अगर आप अपनी स्किल का मुजाहरा करें। बिल्कुल सही सर, ये फरमाइएगा कि बहुत बेहतरीन बात थी। जी ये फरमाइएगा सर के एक्सपोर्ट्स को तो हमने डिस्कस कर लिया, हमारी जो GDP ग्रोथ है उसका तो टारगेट ही इस बार 4% रख दिया। पहले कोई टारगेट ज़्यादा रखते थे, चलो कम ही होता था। लेकिन ये फरमाइएगा कि ये जो टैक्सेस है अभी स्पेशली GDP ग्रोथ से मुझे याद आता है कि ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन है, उसमें कोई इन्होंने इस बार जो है फाइलर्स के लिए टैक्सेस कम किए हैं, तो ये कितना कोई कंट्रीब्यूट करेंगे GDP ग्रोथ में? क्योंकि प्रोडक्टिव सेक्टर दो चीजों से आता है। एक है कि जब आप बिल्डिंग्स बनाते हैं तो जाहिर है बिल्डिंग्स की पाकिस्तान में बहुत उम्मीद है। अगर हमें हाउसिंग की सिर्फ बात की तो आबादी के प्रेशर की वजह से जो हमें हाउसिंग है वो तकरीबन इस वक्त 15 मिलियन घर हर साल चाहिए। अब होना चाहिए कि अच्छी क्वालिटी के घर को बनाए और उसको अफोर्डेबल प्राइसेस पे हासिल करने के लिए यहाँ का भी वही निज़ाम हो जो अब बहुत से वेस्ट के मुल्कों ने 2008 के बाद इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट के हिसाब से वो आपको मॉर्गेज करके देते हैं। अब आप हमारी बेईमानी का हाल बताएं कि हमारी सारी हुकूमत जो है वो सारा कर्जा ले लेती है बैंकों से, उनके पास इतना पैसा या वो देना भी नहीं चाहते होंगे जब उनको सेफ मिलता है। तो बैंकों का मकसद ये होता था फाइनेंस का कि जो लोग बिजनेस करना चाहें, जो लोग घर बनाना चाहें, उनको अफोर्डेबल फाइनेंस मिल जाए। हमने जो असल मॉडल तबाह किया है वो तो ये किया है कि बैंक जो इस वक्त पैसा है तो हुकूमत को देते हैं, हुकूमत फिर उससे जो पैसा बनाती है वो उससे टैक्स की शक्ल में लेती है और गरीब आदमी और आम जो दरमियाने तबके का आदमी है जिसमें आपने नौजवानों की बात की, वो किससे फाइनेंस लेने जाए। चलिए वो अगर अपने घर में एक अच्छा लैपटॉप भी रखना चाहे जिससे वो बाहर की दुनिया के साथ अपना IT का बिजनेस करना चाहे तो उसको एक अच्छा इंटरनेट तो चाहिए ना, इंटरनेट भी काम नहीं करता, बिजली चली जाती है। अब 200 यूनिट जब किसी के वो बेचारे पंखे नहीं चला रहे, जैसे 200 बच्चे उनके गर्मी से मर रहे हैं और हम ये इस तरह की जो ये डेवलपमेंट और ये सब इनको लोगों को उड़ान करना चाहते हैं मगर बगैर परों के, बस फजूल में बैठकर लगी अंग्रेजी देते हैं, मगर जो मुकामी हकीकतें हैं उसकी तरफ हम और आप ही इशारा करते हैं। जैसे हमने कहा कि ये औकाफ के महकमे किस फर्ज की बला है कि ये सिर्फ और सिर्फ चंदा जो मज़ारों से बिलियंस में इकट्ठा होता है उसको कहाँ खोट करते हैं, बजाय इसके कि इसे लोगों की ही तालीम पे लगा देते तो आज पाकिस्तान रेवोल्यूशनाइज हो जाता। मैं कहता हूँ अभी भी कुछ नहीं गया। पाकिस्तान एट 100 कैसा होना चाहिए, इसका विजन ये नहीं है कि हम कितने बड़ी और मिनिस्ट्रियाँ बनाएंगे, हम कितनी बड़ी और इशारे दस्तूर के फजूल किस्म के महकमे। आज भी मैं पढ़ रहा था पंजाब में ये 50वीं अथॉरिटी बनी, पता नहीं कितनी अथॉरिटी बनाने में अथॉरिटी पे अथॉरिटी बनती जा रही है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर। एक आखिरी क्वेश्चन ये बताएगा कि हमारे जो इकानमी है वो इस बार कहा गया कि ऑलमोस्ट $450 बिलियन की इकानमी है और हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो भी $1900 कुछ पे जा चुका है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा जो डेट है
वो 82 ट्रिलियन रुपीस पे है। ये बताएगा कि ये कितना कोई यानी इसको अगर रेशो वाइज देखा जाए, अभी हमने बजट भी देखा तो पिछले साल 53% ऑफ द बजट जो है वो डेट सर्विसिंग के लिए और डेट मैनेजमेंट के लिए था, इस बार 46% है। तो आपको लगता है कि कोई डेट का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये तो हम अफोर्ड कर सकते हैं शायद? देखिए, डेट किसी मुल्क में दो तरह के होते हैं। एक वो डेट होते हैं जो आप लेकर उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर हम ये कर्जे इसलिए रहे होते हैं कि हम बच्चों को अच्छा इंटरनेट देते हैं, बच्चों को अच्छे मदरसे देते हैं, बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, तो बहुत अच्छा होता। हम अपने जो लेबर फोर्स थी उसको ट्रेन करते, बहुत अच्छा होता। मगर हम कर्जे लेते हैं याशियों के लिए, और ये जो कर्जे कंजप्शन के लिए होते हैं जो इतने बुरे होते हैं कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। देखिए, जो ममालिक पे ये रवाज पा जाए कि वहाँ एक खास किस्म की क्लास को तो हर तरह की सहूलत हासिल हो, हर तरह की फैसिलिटी हासिल, और वो फिर नीचे गुर्बत को देखना भी ना चाहे। चाइना को और इंडिया को कम से कम ये तो ख्याल था कि हमारी गुर्बत बहुत ज्यादा है, हमें कुछ उनके लिए करना है। हमारे यहाँ तो ये एहसास भी चाहता रहा है। अब ये जो हमारे हुक्मरान हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, ये सारे के सारे तो उनकी बात भी नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि वो कौन लोग हैं, अगर उनसे हम 150 रुपए की पेट्रोलियम लेवी ले लें तो क्या फर्क पड़ता है? आप सोचिए कि इससे बड़ा कोई जुल्म हो सकता है? नहीं सही डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर। वो गालिब ने कहा था कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, वही हमारा मेरा ख्याल है कि वो है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत टाइम दिया, बहुत मेहरबानी। डॉक्टर साहब एक दफ़ा फिर सॉरी, आज जो है ना ज़्यादा टाइम वो मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब और डॉक्टर इकरामुल हक के पास चला गया। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम है, अभी हम डिस्कस कर सकते हैं यही वाले इशू। ये बताएगा कि एक्सपोर्ट्स हमारी स्टेगनेंट है, यूथ जो है वो जैसे दोनों साहिबान ने कहा कि उसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो सकता है आईटी का, तो हमारा काफ़ी अरसे से ज़ोर भी है और कहते भी हैं टैक्स फ्री करें। तो आपको वे फॉरवर्ड क्या लगता है, क्या करना चाहिए? देखें जी, मैं ज़रा आपकी इजाज़त से पहला जो पहलू पॉपुलेशन काउंसिल वाला था मैं थोड़ा हाईलाइट करूँगा, जरूर डिस्कस करें। उसमें आप बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन एक चीज़ हर एक भूल रहा है, राइट, इसका आपका जो लेबर मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा वो 14 साल बाद पड़ेगा। राइट, आज की तारीख में पिछले बिल्कुल ठीक आपके 16 करोड़ लोग 30 साल से कम उम्र के आपके मुल्क में बैठे हैं। राइट, आपको पहले प्लानिंग उनके लिए करनी है। ह्यूमन कैपिटल एक्सपोर्ट करें, लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करें, आपने लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें, आपका जो क्राउड आउट हो गया है कैपिटल प्राइवेट सेक्टर उसको रीएब करें, और आपको उसके लिए जो एक ब्लेंडेड मॉडल आ रहा है या हाइब्रिड मॉडल, उसमें टैक्सेशन जो है उसमें आप उनको फैसिलिटेट करें, और फाइनेंशियल बाहर से जो मंगाते हैं, मसलन ई कामर्स पे काम कर रहा है या कोई यहाँ से बैठ के आईटी रिलेटेड सर्विसेज, एआई रिलेटेड, क्योंकि वी हैव टॉप ऑफ द टॉप टैलेंट, तो वो करें। और ह्यूमन कैपिटल एक्सपोर्ट के लिए मेरी ये गुजारिश होगी, मैं करंट गवर्नमेंट की पॉलिसी देख रहा हूँ, देयर इज़ अ पैराडॉक्स। एक तरफ वो कहते हैं जी कि ह्यूमन कैपिटल को एक्सपोर्ट होना चाहिए, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि लोग जो बाहर जा रहे हैं उनको पकड़ के FIA उतार रहा है, और वो सारा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, तो जिनके वैलिड वीजे होते हैं, जो लोग यहाँ से जाना चाह रहे हैं, एक साइड पे आप जो है पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, लोग बाहर जाना चाहते हैं उनको रोक लेते हैं, उनको रोक रहे हैं। आप किसके लिए ये रोक रहे हैं? हाँ। ये क्या, इट इज अनअंडरस्टैंडेबल, और मैं इस पे फोरम पे कोई बात नहीं करना चाह रहा कि ये क्या कर रहे हैं आप इसको देखें। अच्छा, एक बड़ी अहम बात है जो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, वो स्ट्रक्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग है इंटरेस्ट रेट पे। बहुत सारे लोग कहते हैं जी इकोनॉमी हीटअप होगी, हम कंट्रैक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी, ये आपका इंटरेस्ट रेट सिंड्रोम। बिल्कुल ठीक, गवर्नमेंट अच्छा ने आपने टर्म यूज की है, मैंने पहली दफा सुनी है एज एन इकोनॉमिस्ट भी कि इंटरेस्ट रेट सिंड्रोम, इस तरह सिंड्रोम जो है, क्योंकि आपकी थ्योरी एप्लीकेबल है उन मुल्कों पे जिन मुल्कों में गवर्नमेंट सबसे बड़ा बारोअर नहीं है। आप करते क्या हैं? आपने हाई इंटरेस्ट रेट रखा, आप समझ रहे हैं कि उससे कंट्रैक्शन आएगी, ठीक है, आपका इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा, वो उल्टा रहा है। आपने हाई रेट पे करके
दूसरी तरफ आपकी इंपोर्ट्स जो है ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप फंडिंग कर रहे हैं तो वो IPPs को दे रहे हैं आप। आपका वहाँ पे सर्कुलर डेट है, उनको पेमेंट कर रहे हैं डॉलर टर्म में, क्योंकि उनके साथ आपके एग्रीमेंट है। अच्छा, उधर भी आपके ऊपर इंटरनेशनल वो डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज का प्रेशर आ गया, क्योंकि आपको तकरीबन 3 के करीब ट्रिलियन जो है वो IPPs को पावर सेक्टर से आएगा, और जो गैस सेक्टर है वो तकरीबन 3.44 ट्रिलियन के करीब, तो टोटल आपका 6 ट्रिलियन के करीब। तो ये एक बर्डन बन रहा है। अब आप लेते हैं बैंकों से लोन, आपका 74% बैंक्स का क्रेडिट आपने उठा लिया, क्योंकि आपने इनिशियली इंटरेस्ट रेट ऊपर कर दिया। तो मैं गुजारिश कर IMF को, मुझे कहा जा रहा है टाइम खत्म है, तो मुझे एक आखिरी दानियाल शेख साहब से एक क्वेश्चन करना था सर। आपके नजदीक ये जो सोशो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, ये जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इन सब का वे फॉरवर्ड क्या है? देख साहब, थोड़ा सा ना हमारा दूसरा मसला, आपने बात की लोगों को रोका जा रहा है, इसके बावजूद फिगर्स ये कह रहे हैं 10 लाख बंदा बाहर गया। प्रॉब्लम आती कहाँ पे है? जो जाली डॉक्यूमेंट्स बना के वीज़ा ले लेते हैं, वहाँ जाते हैं, काम होते वो किसी और फील्ड के हैं, शो कोई और करते हैं, मुल्क के लिए बदनामी का बायस बनते हैं। अब इनको फिल्टर आउट करना बड़ा ज़रूरी है कि वो आदमी जाए जो वहाँ पे जाके नहीं देखें, यहाँ पे गदागरी को ख़त्म करने के लिए मुआशी तौर पे बेहतर होना ज़रूरी है। गदागर को पकड़ के आप डालेंगे, वो या भूखा मर जाएगा या उसके 4 बच्चे और निकल आएंगे। थोड़ा सा बर्डन, सोशली बर्डन जो है ना, इसका असल जो जिम्मेदार है ना, सिर्फ हुकूमत नहीं है। अब देखें, उस सेठ से भी पूछें जिसने इस मुल्क के अंदर बेपनाह सरमाया कमाया, और उसके बाद जब वो खुशहाल हो गया तो उसने कहा यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, उसको मसाइल नजर आने शुरू हुए, और वो ही सरमाया यहाँ से कमाया हुआ ये से बाहर लेके चला गया। कोई हजारों तजावीज दे चुके हैं, गवर्नमेंट सुनती है, कोई शायद कोई सुनी हो। गवर्नमेंट से ज्यादा मैंने कहा ना, देखिए जब तक प्राइवेट सेक्टर भी जो है ना, जब तक सेठ इस मुल्क के साथ लॉयल नहीं होगा और वो रियासत के मफाद और अवाम के मफाद, उसके मफाद इकट्ठे नहीं होंगे। मैं अक्सर बात करता हूँ कि यहाँ पे कहते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, मैं कहता हूँ पहले ये जो हमारे अहले इक़्तिदार है, ये अपने पैसे बाहर से ले आए, यहाँ पे इक़्तिदार की बात नहीं है ना सर, वो कारोबारी आदमी, उससे भी कोई सवाल करे जिसने इस मुल्क में सब कुछ कमाया है अपना, और वो कहता है यहाँ बच्चों का मुस्तकिल फ्यूचर वो सिक्योर नहीं है, तो लिहाजा वो अपना सरमाया बाहर ले जाता है। तो ये भी तो उस मुल्क के साथ जाती है ना। आप जब तक री इंजेक्ट नहीं करेंगे इकोनॉमी के अंदर, जिन्होंने यहाँ पर कमाया है वो यहीं पे री इंजेक्ट नहीं करेंगे। अब साहब लोगों को रोकने की हम बात कर रहे थे, देखिए बहुत सारे जाली वीजा एजेंट्स हैं मार्केट में बैठे हुए हैं। लगता है कि दानियाल शेख साहब एक और सेशन लगाना पड़ेगा। आज टाइम थोड़ा सा, वो जो जूम वाले थे उन्होंने ज्यादा ले लिया। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि आपने बड़ा टाइम दिया। नहीं, एक और नेक्स्ट प्रोग्राम आप दोनों मेरे साथ होंगे, टाइम कम मिला है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया। और डॉक्टर साहब एज यूजुअल थैंक यू वेरी मच। और अख्तियार बेग साहब, आपका भी शुक्रिया सर, आप हमारे साथ अभी नहीं है लेकिन आप साथ थे हमारे। और डॉक्टर इकरामुल हक साहब अभी नहीं है, वो भी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज बुनियादी तौर पर डिस्कस तो ये कर रहे थे कि इकनॉमिक ग्रोथ को कैसे इंश्योर किया जा सकता है, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाई जा सकती हैं, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करते हुए हमारे जो यूथ है उसको कैसे एक्सपोर्ट्स के लिए हम ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकते हैं। और वहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, और स्पेशली IT और IT प्रोडक्ट्स और ई-कॉमर्स में। और आजकल तो AI का ज़माना चल रहा है, तो ये हमारी गुर्बत ख़त्म हो सकती है अगर हुकूमत चाहे कि वो इसको, इस सेक्टर को, ये जो IT रिलेटेड है, यूथ रिलेटेड है, इनके लिए कोई फैसिलिटेशन करें। और फैसिलिटेट हम समझते हैं गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन जितनी करनी चाहिए टोटल टैक्स फ्री करें, बल्कि उनको सब्सिडाइज करें, उनके लिए माहौल पैदा करें। उस यूथ को जो अनएम्प्लॉयड फिर रही है, जो यहाँ पे ड्रग्स में और उसमें दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं या दहशतगर्दी में शामिल हो रहे हैं। अभी कल परसों का ही वाक़या है जो यहाँ पे ग्रुप कैप्टन को आसिम को जो है ना, शहीद को वो कर दिया है। तो ये भी तो एक उसी का शाखसाना है कि आप यूथ को प्रॉपर तरीके से जितना इकामोडेट करना चाहिए वो नहीं कर रहे, उसके लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। पॉपुलेशन काउंसिल बनाई गई है, बहुत अच्छा इकदाम है। लेट्स होप कि ये सारी चीज़ें और ये सारे इनिशिएटिव कामयाब हो। हसन बेग को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।